फरवरी को क्या क्या ऐसी खबरें हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं। सबसे पहली खबर है, एनएसए अजीत डोभाल के आवास में घुसने की कोशिश की है। एक आरोपित है शांतनु रेड्डी, 43 ईयर्स के हैं, बेंगलुरु के रहने वाले हैं और ये जो अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार या हम बोलते हैं एनएसए अजीत डोभाल के घर में, उनके आवास में घुसने की कोशिश कर रहे थे, उनको पकड़ा गया। जब पकड़ा गया तो वो कभी-कभी बोल रहा है कि उसके शरीर में एक चिप लगा हुआ है जो कि कोई और रिमोट कर रहा है, या कभी-कभी कुछ ऐसी बातें कर रहा है जिससे कि ये पता चल रहा है कि उसकी मानसिक जो संतुलन है या मानसिक रूप से वो बीमार है। तो खबर तो यही है कि अजीत डोभाल साहब के घर में घुसने की कोशिश की, बट बड़ी बात यही है कि हमें अपने जितने भी इतने बड़े-बड़े लोग हैं या कोई भी ऐसी सिक्योरिटी इतनी मजबूत करनी चाहिए कि उनको किसी तरीके के इस तरीके का जो प्रयास है लोग कर रहे हैं, उनको हानि या चोट पहुँचाने का, वो ना कर पाएँ। तो एक खबर थी। पूछा जा सकता है वैसे अजीत डोभाल सबके ज़हन में ही बैठे होंगे क्योंकि एनएसए बहुत टाइम से हैं वो, मतलब भारतीय सुरक्षा सलाहकार जो हैं। ये कोई मतलब गवर्नमेंटल पोस्ट नहीं होती है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की, ये एक मतलब थिंक बॉडी के रूप में ही काम करते हैं। बट ये हैं और काम करते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा उपलब्धियाँ इनके साथ जुड़ी हुई हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आगे वही चुनाव चल रहा है पंजाब में और 5 से 10 स्टेट्स में, तो सारी बातें। कर्नाटक में आपको पता ही है, हिजाब मामला चल रहा था। अभी जो छात्राएँ थीं वो बुर्का पहन के गई हैं, तो उसमें फिर से बातें हो रही हैं, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। आगे खबर है, आपको पता ही है कि जो हमारे बहुत बड़े प्लेबैक सिंगर थे, डिस्को किंग बोला जाता था, बप्पी दा, उनका कल निधन हो गया। वो फेफड़े के संक्रमण से मतलब पीड़ित थे, उनको ये बीमारी थी, तो उनका निधन हो गया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आगे खबरों में हम देख लेते हैं कि क्या हमारे लिए ज़रूरी हो सकता है। इधर ये खबर है, एक है, आयकर विभाग ने चीनी कंपनी हुआवे के परिसर में ली तलाशी। तो आयकर विभाग ऐसा करता रहता है, जब भी उसे कोई नोटिस मिलता है या उसे कुछ ऐसा अनुमान होता है कि यहाँ पर मतलब टैक्स की चोरी की जा रही है या जो मतलब दस्तावेज प्रस्तुत किए जा रहे हैं वो सही नहीं है, तब वो ऐसी तलाशी करते हैं या बोल सकते हैं छापा मारते हैं। यहाँ मेरा डिस्कशन करने के साथ आपके साथ यही है कि कभी-कभी एग्जाम्स में ये पूछ दिया जाता है कि ये कंपनी किस देश से रिलेटेड है। तो हुआवे कंपनी चीनी कंपनी है। कभी-कभी क्या होता है, साउथ कोरिया और जापान और थाईलैंड और चीन, इनमें हम मिसगाइड हो जाते हैं कि ये कंपनी किस देश की, जैसे सैमसंग है, नोकिया है, तो इनमें हम मिसगाइड कर जाते हैं कि ये किस देश की हो सकती है। तो ये नॉर्थ कोरिया की जो क्या कहते हैं कंपनीज थी, लेकिन हुआवे जो है, हुआवे हुआ, वीवो हुआ, ओप्पो हुआ, ये चाइनीज़ कंपनी है। तो याद रखना है, कभी-कभी मैच द फॉलोइंग में आ जाता है इस तरह के क्वेश्चन। बाकी आपको पता ही है कि यूक्रेन और रशिया इशू चल रहा है, तो उन्होंने उसमें भारतीय लोगों को भी बोला गया है, जो वहाँ पे छात्र हैं या जो लोग रह रहे हैं, कि आप कृपया करके वापस अपने देश आ जाइए, क्योंकि माहौल अभी वहाँ का सही नहीं है। कीव जो कि यूक्रेन की राजधानी है, वहाँ से बोला गया है कि आ जाइए। तो जो लोग जितने भी हमारे देश के वहाँ पे विद्यार्थी हैं या लोग हैं, वहाँ से जल्दी-जल्दी आ रहे हैं आनन-फानन में, तो जो विमान का किराया है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अब इतना हो जाने की वजह से अब अगर स्टूडेंट है तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जा रहा है इतना सब कुछ खर्चा कर पाना। तो केंद्र सरकार ने कहा कि कोई बात नहीं, उन्होंने अपनी एक हेल्पलाइन दी है, विदेश मंत्रालय ने कंट्रोल रूम पूरा बनाया और कहा कि आप अपनी यहाँ पर टोल फ्री ये नंबर्स हैं, आप कॉल कीजिए, अपनी सिचुएशंस बताइए, आपको वहाँ से निकालने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो जो भारतीय दूतावास है वो उसने एक एडवाइस जारी की है जो कि यूक्रेन में छोड़ने के लिए मदद करेगी। तो एक ये खबर थी और लोग आ रहे हैं। हालाँकि अभी ये भी खबर आई, आगे मैं डिस्कस भी करूँगा आपके साथ, कि जो रसिया है उसने अपनी सेना को पीछे हटा लिया है, बट कितनी सच्चाई है ये तो वक्त ही बताएगा। आगे खबर ये है कि बाइक पर बैठे 4 साल से कम उम्र के बच्चे को भी हेलमेट पहनना भी ज़रूरी है। अभी सड़क परिवहन निगम ने बुधवार को मोटरसाइकिल जो मतलब टू व्हीकल विमान है, मतलब क्या कहते हैं, परिवहन है, उसके कुछ नियम बनाए हैं और उन्होंने कहा है कि अगर आप बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हैं और तो वो बच्चा 4 साल का है तब भी उसको हेलमेट लगाना ही पड़ेगा। उसको एक मतलब अनिवार्य रूप से क्या कहते हैं, एक यात्री के रूप में काउंट किया जाएगा। अगर आप बच्चे के साथ मोटरसाइकिल से चल रहे हैं तो आपकी निर्धारित गति सीमा 40 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी जैसे खतरनाक सामान ढुलाई-वुलाई करने वाले वाहन होते हैं ना, जिनके पीछे आपने देखा होगा कि आयरन रॉड्स वगैरह होती हैं, नॉर्मली हम लोग सरिया वगैरह बोलते हैं, तो वो पीछे-पीछे लटकती रहती है। बहुत-बहुत बड़े-बड़े कंटेनर्स होते हैं जिसके पीछे आयरन से रिलेटेड चीज़ें या पत्थर से रिलेटेड चीज़ें लगी होती हैं, तो उनके पीछे ट्रैकिंग सिस्टम लगाएँगे ताकि वो उस जगह से जाएँ जहाँ इस तरीके का जो मतलब लोगों का परिवहन है वो ना हो रहा हो, ट्रैफ़िक का वो ना हो रहा हो। तो ये कुछ नियम बदलाव लिए गए हैं, ध्यान देना है।
ये नियम अगले साल मतलब 15 फरवरी 2023 से लागू होंगे, याद रखना है। और इसमें से लोगों के सुझाव भी मांगे गए हैं कि अब 30 दिन के अंदर आप सुझाव भी दीजिए। बाकी सड़क परिवहन निगम और राजमार्ग मंत्रालय जो हमारा है, उसने सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1989 सबसे पहले निकाला था। इसमें अभी संशोधन करके ये चीज़ें लाई हैं। बीच बीच में संशोधन करते थे, हेलमेट लगाना अनिवार्य कर दिया था। अभी 4 साल के बच्चे को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है। हो सकता है कि कभी अगर एग्जाम से पूछा जाए कि अभी कितने साल के बच्चे तक को भी हेलमेट पहनना है, तो हमें याद रखना है। बाकी दिल्ली में एक बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है कि जो इंजीनियरिंग मेडिकल प्रवेश परीक्षाएं हैं उसमें निःशुल्क कोचिंग सेंटर्स खोलेगी दिल्ली गवर्नमेंट, और वहाँ पे लोगों को मतलब जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ने का मौका मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एक अच्छी चीज़ है। और अवंती फ़ोटोज़ करके उन्होंने पार्टनरशिप किया है फेलोज़ करके, और एक ग्रुप बना रहे हैं इस तरीके का। अच्छी चीज़ है, जो मतलब जिनके पास इतनी सुविधाएं नहीं है कि वो अच्छी कोचिंग ले सके बड़े बड़े इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की, तो उनको सरकार का बहुत अच्छा स्टेप है। बाकी नेक्स्ट वही है कि कुछ ऐसी खबरें जो कि हमारे काम की उतनी नहीं है। कोरोना घट रहा है, ड्यू खुल रहा है, ये तो चीज़ें सॉरी होती रहती हैं। इसके बाद दिल्ली जो अपना नया दिल्ली रेलवे स्टेशन है उसको फिर से मतलब पुनर्विकास करने की मंजूरी मिल गई है, वन विभाग ने दी है, क्योंकि उसके आसपास बहुत ज़्यादा एरिया है जो कि वन विभाग के अंतर्गत आता है। अभी आप ये देख लीजिए जहाँ पे कर्सर है मेरा, इस तरीके का प्रस्तावित प्रारूप हो जाएगा दिल्ली रेलवे स्टेशन का आने वाले समय में। काफ़ी टाइम लगेगा इसमें, बट देखने के बाद बहुत अच्छा लगेगा। एंड कहा भी गया है कि अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो आप इसमें पौधे लगाने के, जो आप पौधे काट रहे हैं वो पौधे लगाने के भी, आपको पता ही है अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आप एक पेड़ काट रहे हैं तो कम से कम एक पेड़ आप ज़रूर लगाइए। ये मतलब एक अभी मतलब कोई ये नहीं कह सकते कि एकदम से ये पाबंदी है, बट एक सेंट्रल गवर्नमेंट की सिंपल सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस तरीके से करते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। तो उसके तहत है, नई दिल्ली का इस तरीके से हो जाएगा, अच्छा लगेगा। बाकी सुपरटेक ट्विन टावर ध्वस्तीकरण के दौरान नोएडा में होगा नो फ्लाई जोन। तो एक आपको पता ही है कि नोएडा में एक मतलब ट्विन टावर है, जैसे कि अमेरिका में ट्विन टावर था, ऐसे ही नोएडा में भी ट्विन टावर है, उसको सुपरटेक बोलते हैं। मतलब वहाँ पे टेक्निकल बहुत ज़्यादा काम होते हैं, मतलब टेक्निकल काम इन द सेंस कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रेंचाइजीज, बहुत ज़्यादा एजेंसीज उसमें काम करती हैं। तो उसकी ऊंचाई जो है वो 102 मीटर है, बट काफ़ी टाइम हो गया एंड उसका जो बनावट है उस पर भी तो रोक है। और आपको पता ही कि पूरा एरिया फ्लाई जोन में आ रहा है, और अभी अब अपना जयपुर एयरपोर्ट भी वहाँ बन रहा है। तो इस वजह से इतनी लंबी जो क्या कहते हैं इस तरीके की टावर्स हैं या बिल्डिंग्स हैं उनको गिराने का निर्णय लिया गया। तो बोला गया कि जब ये गिराई जाएगी तो उस दौरान वो पूरा इलाका नो फ्लाई जोन हो जाएगा। नो फ्लाई जोन मतलब कि वो उसके ऊपर से उसके आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे से कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं गुजरेगा, ये होता है नो फ्लाई जोन। सुपरटेक ट्विन टावर आपको समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद एक और ये न्यूज़ है, एक अजीब बहुत ही अनोखी पहल है। सुपर साइट व मोबाइल ऐप से पता चलेगी प्रदूषण की स्थिति। अभी देखिए, सबसे पहले ये है कि राजधानी दिल्ली में इस तरीके की एक लैब खुली जाएगी जो कि वायु प्रदूषण या और भी अन्य प्रदूषण को कैटर करेगी, उनको जानने की कोशिश करेगी। अब जब जान जाएंगे तो हम उससे बचाव की भी कोशिश कर सकते हैं। बाकी जान लेते हैं क्या है सुपर साइट। तो सुपर साइट से अभिप्राय एक ऐसे कंट्रोल रूम से है जहाँ वायु प्रदूषण के स्तर, उसके तत्व, स्रोत और उसके कारकों की निगरानी होगी। वही सिंपल चीज़ है कि कैसे फैल रहा है हर एक जगह पे। इसमें क्या होगा कि ये मतलब कुछ इसके आइटम्स या कुछ इसके जो क्या कहते हैं इक्विपमेंट जगह जगह पर लगाए जाएंगे, और वहाँ से वो इक्विपमेंट डेटा कलेक्ट करेंगे और जो हमारा मेन कंट्रोल रूम है वो उसको भेजेंगे। तो वो स्पेसिफिक एरिया का स्पेसिफिक मतलब क्या क्या तत्व हैं जिससे कि वो कारक बन रहे हैं प्रदूषण के, उसकी जानकारी होगी, और फिर उनके तहत हम उन कारकों को कैसे कम कर सकते हैं उस पर सोच लेंगे। तो सुपर साइट आपके समझ में आ गया होगा। ये मतलब बहुत अच्छे से काम करेगा। क्या होता है कि आपको पता ही केमिस्ट्री में अपने पढ़ाई होगा, सभी पढ़ते हैं कि हमारे जो एटम्स होते हैं वो धातु बनाते हैं, मतलब एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, वो क्या कहते हैं एटम धातु बनाते हैं। धातु के बाद ये आयन के रूप में भी होते हैं। तो धातु क्या होता है कि कंबाइंड होते हैं बहुत सारे जो हमारे तत्व होते हैं उनसे मिलके, और तो तत्वों के खुद के आयंस जो रिएक्शन करते हैं वो आयंस आपको पता ही होगा, तो आयंस होते हैं। तो इसमें जो जांच होगी, जो इसमें मतलब चेक करेंगे चीज़ों को, वो तत्वों के आधार पे तो किया जाएगा, धातुओं के आधार पे तो किया ही जाएगा, साथ ही साथ में आयनों के आधार पे भी किया जाएगा। जैसे PM2.5 एक पर्टिकुलर मैटर है, तो ये पूरा एक धातु है, एक धातु बन जाता है, बट इसमें किस किस आयन का भी मतलब मूल रूप से
योगदान है उसके बारे में भी जानकारी होगी। तो बहुत एक मतलब होता है ना कि गहराई में जाने वाली इस तरीके की एक साइट होगी, एक लैब होगी जिसमें हम अच्छे से पता कर पाएँगे। और जब हमें किसी चीज़ को अच्छे से पता हो जाता है तो उसको कंट्रोल करने की जो स्थितियाँ हैं या हमारे पास टेक्निक्स हैं वो ईज़िली हम बना पाएँगे। बाकी कहाँ-कहाँ ये सुपर साइट लगेगी, तो आईआईटी कानपुर। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली और जो हमारा टेरी, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ये है, इन लोगों के बीच में एक एक कोलैबोरेशन है। लगेगी कहाँ? दिल्ली में भी लग सकती है, आईआईटी कानपुर में भी लग सकती है, और जो जितने भी वन डीपीसीसी पर्यावरण विभाग के बड़े-बड़े इंस्टॉलेशन है वहाँ पे लग सकती है। वहीं पे लगेगी जहाँ पे 24 घंटे बिजली मुहैया हो पाए। ऐसा नहीं कि बिजली चली गई और क्योंकि काम तो वो बिजली से ही कर पाएँगे ना। बाकी अगस्त तक शुरू होने का अनुमान है कि ये सारा काम अगस्त तक हो जाएगा। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है मोबाइल लैब और सुपर साइट लैब से, जिससे कि हमें वायु प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी, और आई होप बहुत जल्दी ये आए और काम अपन अच्छी से करें। बाकी वही यूक्रेन सीमा यूक्रेन सीमा पर तनाव में कमी पर शक कायम। अभी जैसे बोला जा रहा है कि रसिया ने अपनी फोर्सेस को वापस बुला लिया है बॉर्डर से, बट कितना है कितना नहीं ये तो समय आने पे ही पता चल पाएगा। बाकी यहाँ पर एक चीज़ ये हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, श्रीलंका के मानवाधिकार आयोग की आतंकी रोधी कानून हटाने की अपील। तो श्रीलंका के जो मानवाधिकार, हर देश का एक मानवाधिकार जिसे हम ह्यूमन राइट्स कमीशन बोलते हैं, आयोग होता है, तो उसने बोला है कि जो एक आतंक रोधी कानून है उसको हटाइए। क्या है श्रीलंका का, हालांकि हमारे एग्जाम्स के लिए इतना जरूरी नहीं है, बट फिर भी हम यहाँ पे जब डिस्कशन कर ही रहे हैं तो एक बार आपके साथ बता ही लेते हैं। ये मतलब जो श्रीलंकन जो उन्होंने एक आतंकरोधी कानून लगाया उसमें यह है कि पुलिस को इस मतलब पूरी पावर दी गई है इसमें कि आपको अगर सिर्फ शक है ना, तो शक के आधार पे भी आप किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हो। और बाकी जिनके बहुत सारे तमिल्स एंड मुस्लिम्स राजनीतिक लोग हैं, उनके आप जो बेसिक मानव अधिकार हैं उनको भी आप तहस-नहस कर सकते हैं। उनके मतलब उनके मानव अधिकार वहाँ पे काम नहीं करेंगे। तो ये बोला गया कि मतलब आप इस तरीके से ब्लाइंडली शक के मामले पे नहीं कीजिए, क्योंकि जिसके पास फिर इस तरीके के पावर्स हो जाएंगे वो कहीं ना कहीं मिसयूटिलाइज करेंगे। तो आतंकवादी प्रतिरोधी अधिनियम जो पीटीए है वो श्रीलंका में 1979 में लागू हुआ था। बाकी इतना क्या ही हम जाने, बट ये कानून कैसा था यही है कि अगर उनको आपको थोड़ा-सा भी शक हो रहा है पुलिस को, तो वो किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। इस जो क्या कहते हैं कानून है उसको हटाने की मांग कर रहे हैं। बाकी बात कर लेते हैं दूसरे टॉपिक की। तो दूसरी खबर यही है कि अमेरिका जब्त संपत्ति लौटाए वरना नीति पर पुनर्विचार करेगा तालिबान। आपको पता है कि अभी अफ़गानिस्तान में तालिबान की नई सरकार बनी है, और वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं, ये हम बोल सकते हैं, तो उन्होंने तालिबान ने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा कि जो उनका 7 अरब डॉलर रुपए आपने संपत्ति सीज की हुई है वो आप वापस कर दीजिए, अदरवाइज़ हम फिर कुछ पुनर्विचार करेंगे, फिर सोचेंगे। कहीं न कहीं एक धमकी टाइप ही है। और उन्होंने कहा है कि ये जो पैसा है वो वापस में नहीं बटेगा, कि अगर आपने जो पैसा सीज कर रखा है, जो ज़मीन या जो संपत्ति सीज कर रखी है, वो तालिबान और अमेरिका में चाहें कि बँटवारा हो जाए, नहीं वो हमारी है, मतलब तालिबान अफ़गानिस्तान की है, वो हमको ही मिलनी चाहिए। तो इस तरीके के है। बाकी उन्होंने ये भी कहा है कि जो 11 सितंबर को हमला हुआ था उसमें अफ़गानिस्तान कोई लेना-देना नहीं है। तो ये तो बातें हैं, बट एक वही है कि इस तरीके से तालिबान भी आँखें दिखा रहा है अमेरिका को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की अगली खबर है, दशकों में पहली बार सिडनी में शार्क ने तैराक को मार डाला। अभी आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज़ आती हैं शार्क टैंक, इस तरीके से मूवीज़, जिसमें शार्क जो फिश होती है वो उसको दिखाया जाता है कि वो एक्चुअली क्या होता है कि उसको अगर ब्लड की अगर स्मेल आ गई तो वो अटैक करती है। तो इस तरीके से तो 1963 में शार्क ने हमला किया था, बट अब 60 साल बाद लगभग अप्रॉक्स फिर से एक हमला हुआ है। वहाँ पे एक प्रत्यक्षकर्मी ने बताया कि अबाउट 4.5 मीटर की वो शार्क होगी, और एक तैराक जो तैर रहा था उन पर हमला किया और उनको मार डाला। जब तक ये पता चलता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो यही है। अभी बात है कि इससे पहले क्या होता था कि शार्क के हमलों को कम करने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ को लाया गया। बहुत डॉलर खर्च किए गए, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया है इस तरीके की चीज़ों से काफ़ी परेशान था। तो उसने अपने 51 समुद्री बीचों में जाली लगवाई। जाली समझ रहे होंगे ना आप, नेट बिछाया कि मतलब बाहर से कुछ आ ना सके। ड्रोन व शार्क लिंसिंग स्टेशन बनाए गए, जो कि मतलब ऐसे होते थे कि अगर शार्क आ रही है तो वो ड्रोन पता करके बता देंगे कि शार्क आ रही है, शार्क। अब देखिए ये एक मतलब जलीय जंतु है, तो इसको हम मार तो सकते नहीं कि नहीं जितने शार्क आते जाएँ हम उनको मारते जाएँ, क्योंकि फिर तो वही हो जाएगा ना कि हम अपने पर्यावरण के खिलाफ हो जाएंगे कि हम किसी एक स्पीसीज़ को एकदम से मारने पे तुले हैं। तो ये तो कर नहीं सकते, तो हमें उनसे बचाव खुद ही करना है। तो इस वजह से बहुत सारे मछली के लोकेशन के पता अलर्ट जारी करने के लिए सैटेलाइट्स वगैरह यूज किए गए। शार्क लिंसिंग मतलब होता है कि अगर शार्क आएगा तो वो एक तरीके का, जैसे होता है ना कि हमें कभी कभी भूकंप आता है, तो जो
हमारे भूकंप का रिक्टर पैमाना होता है, रिक्टर स्केल होती है, उस पे क्या होता है कि जो वाइब्रेशंस होती हैं अर्थ की, वो चेंज हो जाती है। इसी तरीके से जब शार्क आता है तो शार्क भी एक तरीके की वाइब्रेशन छोड़ता है। तो ऐसे सेंसर्स लगे होते हैं जो कि शार्क के ही सेंसर्स को ऑब्जर्व करता है और अपने जो उनका स्केल है उसको डाइवर्ट करता है, जिससे पता चल जाता है कि शार्क आने वाला है, तो वहाँ पे थोड़ा सा सिक्योरिटी और बढ़ा दी जाती है। तो ये एक मामला था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी उत्तर कोरिया में बहुत शानदार आतिशबाजी हुई। आपको पता है उत्तर कोरिया के जो लीडर हैं, जो राजा हैं, क्या ही बोले, वो खुद ही वन मैन सब कुछ हैं। किम जोंग उन, उनके पिता किम जोंग उन इल की 80th जयंती थी, तो खूब धूमधाम से मनाया गया। इस पे उन्होंने क्या किया है कि किम जोंग उन ने अपने पिता किम जोंग उन की 80वीं शताब्दी पर सोने के सिक्के जारी किए हैं। एक और उनके पिता की तस्वीर है, दूसरी तरफ वो जहाँ पर उनकी जो जन्मस्थली है वहाँ पर, जिसको बोलते हैं माउंट पेकड़ू। तो याद रखना है, अगर माउंट पेकड़ू पूछा जाए कहाँ से संबंधित है, तो ये नॉर्थ कोरिया से संबंधित है, जहाँ पर किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल की का जन्म हुआ था। आगे बढ़ लेते हैं। बाकी यही नॉर्मल खबरें हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगी, वो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। नेक्स्ट खबर ये है कि असम के सर्वोच्च सम्मानित जो नागरिक पुरस्कार है उससे रतन टाटा नवाजे गए हैं। का नाम है असम वैभव। तो कुछ पूछा जा सकता है कि असम का सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान है वो क्या है, तो वो है असम वैभव, उससे नवाजे गए हैं। इतनी ही इसमें हमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ लगती है। बाकी कल आपको पता ही T20 मैच हुआ इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच, और इंडिया ने अच्छे तरीके से उसको जीत लिया। एक ये यहाँ पे जो सप्तरंग में दिया गया है टाइटल, उसमें यही कहना है कि जो कृषि है उसको ड्रोन के साथ बहुत अच्छी तरीके से यूज किया जा सकता है और किसानों के लिए बहुत मतलब फ़ायदेमंद हो सकता है। बहुत अच्छा आर्टिकल है ये। अगर आपको मौका मिलता तो आप जरूर पढ़िएगा, और पढ़ने के लिए आप हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम को, वहाँ पर जाइए और ये पूरा न्यूज़पेपर आपको मिल जाएगा। तो ड्रोन के बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं, तो फ़ायदों की बात कर लेते हैं। हालांकि आपको पता ही है कि आजकल ड्रोन से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक लो फ्लाइंग जो इस तरीके का एक इक्विपमेंट है और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। तो खेती में क्या क्या कर सकते हैं इसमें, तो हम बेहतर फसल उत्पादन के लिए ड्रोन का उपयोग किया जा सकता है। सिंचाई संबंधी, क्योंकि क्या होता है कि बहुत कुछ हमें अगर हम साइंटिफिकली देखें तो हम उस ड्रोन के ज़रिए से हम वहाँ के जो मिट्टी का है या उसके फसलों में जो कीटनाशक कीड़े लग रहे हैं, मिट्टी की गुणवत्ता, ये सब कर सकते हैं। मतलब उससे जांच मिट्टी लाना, ये करना घर बैठे बैठे, या हम कहीं पास में बैठे बैठे कर सकते हैं, ताकि हमें उस मिट्टी की गुणवत्ता का टेस्टिंग हो सके। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हमें छिड़काव कुछ करना है तो हम आजकल आपको पता है थोड़े से बल्कि जो ड्रोन्स आ रहे हैं उन पे हम अपना छिड़काव का मटेरियल लगा के जो कीटनाशक जो हमारी दवाइयाँ होती हैं उनका छिड़काव कर सकते हैं। बाकी हम लंबे समय तक फसलों में कि अब होती है कि बहुत ज़्यादा टाइम टूटता है हमारा, बहुत कुछ करता है कि कहाँ कहीं ऐसा तो नहीं कि होता निगरानी रखना, तो हम ड्रोन के ज़रिए निगरानी भी रख सकते हैं कि एक बार हम उसको फ्लाई किया और देख लिया कि हमारे फसलों में कहाँ दिक्कत हो रही है, कहाँ दिक्कत नहीं हो रही है, सटीक तरीके से जो हम छिड़काव कर सकें हर एक चीज़ का। इसके बाद हम और जो हैं कृषि ड्रोन, उर्वरक, पानी, बीज, कीटनाशक जैसी बहुत सारे संसाधन हैं जिनका मतलब बहुत अच्छे से सक्षम बनाएगा इस तरीके से जो ड्रोन हमारा है। तो आप समझ ही गए होंगे कि ड्रोन से कितने फ़ायदे हो सकते हैं। तो एक आर्टिकल है, बहुत अच्छा है, अगर मौका मिलता तो आप पढ़ लीजिएगा। हालांकि बहुत कुछ तो आपके साथ डिस्कस कर ही लिया। मेनली फ़ायदे क्या हैं वो हमने बता दिए। बाकी क्या बंद हो जाती है फ़ोन की स्क्रीन, ये थोड़ा सा टेक नॉलेज है। अगर आप थोड़ा सा चाहते हैं कि कुछ मोबाइल्स में क्या क्या आजकल नए आ रहे हैं, क्या क्या नए नए फीचर्स आ रहे हैं, तो एक बार पढ़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आजकल तो आज क्या क्या खास हुआ था इसके बारे में जान लेते हैं। तो गैरी कस्परोव ने IBM के कंप्यूटर को शतरंज में हराया। आपको पता ही है आजकल इनबिल्ट जो शतरंज है वो आता है। तो 1996 में शतरंज के जो मतलब ऑनलाइन या कंप्यूटर में जो शतरंज होता था उसको गैरी कास्परोव ने हराया था, और उस समय कंप्यूटर को हराना बहुत बड़ी बात होती थी। तो ये वही था कि किसी सॉफ्टवेयर चीज़ को किसी हार्डवेयर ने मतलब हराया है। 6 मैच खेले गए थे जिसमें से उन्होंने 4 मैच जीते थे। तो याद रखना है कि पहले ऐसे कौन से इंसान थे जिन्होंने कंप्यूटर के शतरंज को हराया, तो वो थे गैरी कैस्परोव। इसके बाद पहली बार आपको पता ही है, आज अगर हम अपनी गाड़ी में बैठते हैं और तुरंत सेल्फ इंजन लगा देते हैं और गाड़ी हमारी स्टार्ट हो जाती है, तो इसका यही मतलब है कि पहली बार ये कब हुआ था। तो जनरल मोटर्स उन्होंने 1911 में आज के दिन ही अपनी एक गाड़ी में जिसका मॉडल था कैडिलेक
में सेल्फ स्टार्टर का उपयोग किया था। और फिर इस चीज़ का पेटेंट भी मिला। पेटेंट आप समझते होंगे, अगर आप कोई नई चीज़ बना रहे हैं तो वो आपके ही हक की है, उसका पेटेंट होता है, मतलब उसका सर्टिफिकेशन वो पेटेंट हो जाता है। तो इस तरीके से आज के दिन ही मतलब 17 फरवरी 1911 को पहली बार सेल्फ लगाया गया था अपनी गाड़ियों में। बाकी लड़का विद्रोह, एक लड़का विद्रोह था जिसके अगुआ थे, या बोल सकते हैं कि बहुत महान योद्धा बोल सकते हैं, या उसके तारणहार थे, बुधु भगत नाम से। वो उनका जन्म हुआ था आज के दिन ही 1792 में रांची में। देखिए एक चीज़ और बता देता हूँ, जितने भी विद्रोह हमारे हुए थे ड्यूरिंग जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था, या आज़ाद होने से बहुत पहले ब्रिटिश इरा में, तो उसमें क्या होता था कि उस टाइम पे सारे दो तरीके से होते थे। या तो लेबर पोर्शन करता था, लेबर जो कम्युनिटी थी वो करती थी, या तो ज़मींदारों के अत्याचार से होते थे। कहीं भी अगर आपका बेसिक कुछ मतलब समझ में आता है तो दो चीज़ें आप दिमाग में रखिएगा कि कहीं भी विद्रोह हुआ है वो बाद में बिल्कुल जो अपना एंशिएंट हिस्ट्री आई है, इवन बोल सकते हैं कि 1900 के बाद, 1900 के बाद, तो उसके बाद वो हुए हैं विद्रोह की किसी एक रिवोल्यूशनरी विद्रोह हो गए। नहीं, इससे पहले जो विद्रोह होते थे, जैसे आप कोई भी, जैसे भील विद्रोह हो गया, और अहमदाबाद मिल जो कपड़ा मिल थी, ब्लू नील जो ये थे, ये सारे किस तरीके से हुए थे? इस तरीके से हुए थे कि दो तरीके से, या तो जो वर्कर लेबर क्वालिटी के लोग थे या जो कर्मचारी थे उनको सही से पैसा नहीं मिलता था, अनुदान नहीं मिलता था, उन पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाती थी सरकार या जो कंपनी थी। ये तो एक तो वो लोग करते थे। दूसरा करते थे जो ज़मींदार लोग थे, उनके घरों किसानों में खेत करते थे, या जो लोग किसानी करते थे उन पे अत्याचार होता था क्योंकि वसूली ज़्यादा करवाते थे। दो तरीके के विद्रोह होते थे। तो इनमें से जो लड़का विद्रोह था वो ज़मींदारों के अत्याचार से परेशान थे वसूली के कारण, तो ये विद्रोह हुआ। तो आप समझ गए होंगे विद्रोह कैसे होते थे। हालांकि 1972 में इनका जन्म हुआ था, और 13 फरवरी 1932 को लड़ते लड़ते ये शहीद हो गए थे, वीरगति को प्राप्त हो गए थे। 40 साल की उम्र में ही इन्होंने इतना नाम किया कि आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि विद्रोह पहले कैसे होते थे, किस तरीके के होते थे। बाकी आगे बढ़ लेते हैं। कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं जो कि स्टेम सेल प्रत्यारोपण से पहली महिला को मिली HIV से मुक्ति। तो ये न्यूज़ आई है कि अभी तक आपको जैसे पता ही है कि HIV का कोई इलाज नहीं था, तो इस अभी स्टेम सेल प्रत्यारोपण किया गया है। सेल मतलब जो अपने सेल्स होते हैं बॉडी के ब्लड में, उनको चेंज करके ये मतलब एक नई प्रत्यारोपण विधि बनाई गई, और जिससे पता चला कि जो HIV था वो मुक्त हो गए, मतलब वो जो महिला है वो ठीक हो गई हैं। बाकी कुछ ये फिल्मी खबरें हैं, आप चाहें तो इनको भी पढ़ सकते हैं। आगे पढ़ लेते हैं। आज एक्चुअली पेपर में देखिए यहाँ पेज नंबर 3 लिखा है ना, कुछ ऐसे चेंजेस हुए हैं कि सही से नहीं है, लेकिन चलिए जैसे आ रहा है वैसे हम डिस्कस कर लेंगे। एक यहाँ पर है कि FCRA पर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का होगा दूरगामी असर। देखिए इस पूरी कहानी को मैं आपको समझा देता हूँ। FCRA पहले तो जान लीजिए ये क्या होता है। तो FCRA होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन, जो बाहर से हमें मिलता है। विदेश एक मतलब रेगुलेटरी एक्ट है, हिंदी में इसको बोलते हैं विदेशी अनुदान नियामक अधिनियम। यानी कि एक ऐसी प्रणाली है कि हम विदेशों से पैसा ले सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं। अभी क्या होगा, FCRA कैसे काम करता है? FCRA काम करता है कि आपने मान लीजिए कोई एक इंस्टीट्यूट खोला, कोई आपने एक NGO खोला, आपने उसमें काम किया, फिर आप आवेदन करते हैं। जैसे होता ना कि आप कोई अगर स्कूल खोलते हैं तो फिर आप एक मानक बनाते हैं कि आपने इतना इतना कर रखा है, फिर आप उसके लिए जाते हैं कि आप हमारे इसको ऐड कर दीजिए या मान्यता दे दीजिए। ऐसे ही अगर कोई आप NGO खोलते हैं, उसके लिए जब आप जाते हैं मानक पूरे तैयार करके, पूरे उस तरीके से इस्टेब्लिश करके, तो आप जाते हैं वहाँ किसके पास? डिफेंस मिनिस्ट्री, मतलब गृह मंत्रालय के पास। और गृह मंत्रालय में जाके आप बोलते हैं कि मेरा ये इस तरीके का एक NGO है और हम चाहते हैं कि आप हमें FCRA जो विदेशी अनुदान नियम हैं उसका हमें लाइसेंस दे दीजिए, ताकि हमें विदेशों से फंडिंग मिलने लगे। आपको समझ में आया? इस तरीके से क्या होता है कि जब वो देखते हैं आपका एक बार पूरा जो सेटअप है वो चेक करेंगे, आपका काम क्या है वो चेक करेंगे, फिर जो गृह मंत्रालय होगा वो उसको जो भी उन्होंने अपने स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं, अगर आप उसमें प्रॉपर आ रहे हैं तो आपको लाइसेंस दे देगी। ठीक है, आपको फिर इसके बाद विदेशी से अगर कोई अनुदान देना चाहता है तो आपको उसमें दे सकता है। ये तो बात होगी। अभी खबर की बात कर लेते हैं। तो खबर में क्या हुआ था कि एक दिल्ली का NGO था, जिसका NGO का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, शायद NGO का नाम नहीं लिखा, एक NGO था, उस NGO को ये लाइसेंस दे रखा था। लेकिन जब इस NGO पे जाके छानबीन हुई, देखा गया तो कहीं ना कहीं उनका जो पूरा डेटा था, या कहीं ना कहीं मतलब कुछ ना कुछ ऐसा माना गया कि नई चीज़ें सही नहीं हो रही हैं। तो उन्होंने क्या किया कि इनके जो FCRA अनुदान का जो लाइसेंस था वो निलंबित कर दिया। अभी क्या होता है कि गृह मंत्रालय के पास
अगर जब उन्होंने एक्ट बनाया था तो उसमें एक धारा है 13(1), उसके तहत बोला गया है कि आप किसी भी इस तरीके के एनजीओ की 180 डेज मतलब 6 महीने तक निलंबित करने का अधिकार आपको देता है, आपको निलंबित कर सकते हैं। तो अभी क्या हुआ कि जी ये करने के बाद जब उस दिल्ली के एनजीओ को निलंबित कर दिया तो 6 महीने के बाद फिर से 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया। तो तब ये मतलब कोर्ट में जाकर उन्होंने केस कर दिया कि भाई आप तो अब अति कर रहे हो मेरे ऊपर। तो ये है पूरा मामला। अभी फैसला देखते हैं क्या आता है, बट आपको मामला और एफसीआरए कैसे लाइसेंसिंग प्राप्त होती है समझ में आ गया होगा। बाकी आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट खबरें। ये नॉर्मल खबरें हैं जो कि राजनीतिक हैं और हम उन पर ज़्यादा आपको पता ही ध्यान नहीं देते। ट्रिब्यूनल पद पर रिक्त पद भरने में ढिलाई बरत रहे अफसरों पर हो कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ बताने का मेरा एक ही मुद्दा था कि हम आपको ये बताएं कि ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं। तो देखिए बड़ी बात ये है कि आप हमको पता है कि हमारे देश में जो एक सुप्रीम कोर्ट है हर स्टेट का भी नहीं है, कभी कभी कहीं कहीं 2-2 स्टेट्स के मिलके हमारे हाई कोर्ट्स हैं, और बहुत ही कम लेवल पे डिस्ट्रिक्ट और जो अपर लेवल की कोर्ट्स हैं वो हैं। कहने का मतलब ये है कि कोर्ट में केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो इस तरीके का मतलब सिस्टम है, न्याय क्या सिस्टम है, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट्स वगैरह हैं, वो इतनी प्रचुर मात्रा में नहीं है। तो क्या करता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या जो हमारे जिला परिषद कोर्ट्स होते हैं, उनको एक मतलब एक इस तरीके के मान लीजिए कि पावर है कि ये किसी एक तरीके के ट्रिब्यूनल बना सकते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमारा जो इन्वायरमेंट पे रिलेटेड है, ग्रीन जो ट्रिब्यूनल हम बोलते हैं, एग्जैक्टली उसका नाम मुझे याद अभी समझ में नहीं आ रहा है। तो इस तरीके एक ट्रिब्यूनल बना दिया जाता है। वो ट्रिब्यूनल क्या करता है कि उससे रिलेटेड वो सारी चीज़ों को देखता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई एक ट्रिब्यूनल बना दिया गया कि इन्वायरमेंट में अगर कुछ छेड़खानी होती है, या ह्यूमन राइट्स का कोई ट्रिब्यूनल बना दिया गया, तो ह्यूमन राइट्स का अगर कोई वायलेट होता है तो पहले उस ट्रिब्यूनल में जाके वो सुनवाई करेंगे। इसके बाद क्योंकि मोस्टली केसेस वहीं पे आपके खत्म हो जाएंगे, इसके बाद अगर मामला आगे बढ़ता है तब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। तो ट्रिब्यूनल्स आप समझ गए। तो उसमें जो रिक्त पद हो रहे हैं उसमें लोग मतलब अफसर नहीं भरे जा रहे हैं या अफसर उसमें ढिलाई बरत रहे हैं, इस पर थोड़ा सा मतलब नाराजगी जताई सुप्रीम कोर्ट ने। तो आई होप ट्रिब्यूनल आपके बारे में अब समझ में आ गया होगा कि ट्रिब्यूनल मतलब एक तरीके का एड होक बेसिस पे, मतलब काम चलाऊ एक नया न्यायालय खोलने को किसी भी एक फील्ड के ट्रिब्यूनल एक ही फील्ड के लिए होता है। अगर कोई चीज़ अगर इन्वायरमेंट से रिलेटेड वाला कोई ट्रिब्यूनल है तो इन्वायरमेंट की चीज़ें ही देखेगा वो फिर आपका अगर कोई पैसे संबंधी है तो नहीं देखेगा। कोई अगर ट्राई या मतलब कम्युनिकेशन से या इस तरीके की जो कंपनियां होती हैं आपस में जब लड़ जाती हैं तो उस तरीके का नहीं देखेगा, या कोई डोमेस्टिक वायलेंस पे कोई चीज़ हो रही है तो वो मतलब अलग अलग ट्रिब्यूनल अलग अलग तरीके के काम देखते हैं। कहीं ना कहीं हमारी जो न्यायालय पद्धति है उसको और अच्छे से वर्कआउट कराने के लिए, फंक्शनिंग कराने के लिए। बाकी इधर एक है कि आपको पता ही है कि जल जीवन मिशन के तहत, जो कि आपको पता ही है कि जो देखिए मैंने आपसे कल भी कहा था कि जल जहाँ जाता है वो जल शक्ति मंत्रालय ही करता है। तो जल जीवन मिशन एक था जिसमें हर एक घर पे नल के द्वारा पानी देने का भारत सरकार का लक्ष्य है। तो उसमें बोला गया कि 9 करोड़ ग्रामीण घरों पे नल का जल पहुंच चुका है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो जल जीवन मिशन किसका है? जल शक्ति मंत्रालय का। और ये लॉन्च कब हुआ था? 2019 में। याद रखना है, पूछ सकते हैं कि कब लॉन्च हुआ था। 2019 में लॉन्च हुआ। एंड जल जीवन मिशन जो है वो है कि पूरे देश में हर नागरिक के हर घर में नल का पानी पहुंचे, नल से पानी पहुंचे। आगे बढ़ लेते हैं। अब पटेगी निजी और सरकारी स्कूलों के बीच की खाई। आपको पता ही है कि अभी हाल में ही जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई हुई थी, तो उसमें स्कूलों की शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया था। और साथ ही साथ बोला गया था कि जो एक समरूपता है ना निजी स्कूलों की और सरकारी स्कूलों की, वो भी हमें एक रूपता, एक समान लानी, इक्वालिटी लानी है। तो अभी बोला गया है कि हम एक कक्षा एक पाठ्यक्रम के तहत काम करेंगे। आपको पता है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये बहुत चल रहा है आजकल 1-1 का। तो यहाँ पर ये भी है कि 1 कक्षा 1 पाठ्यक्रम, सारे वो चाहे निजी हों चाहे गवर्नमेंटल हों, सारे स्कूलों में एक समान शिक्षा पद्धति होगी, एक समान शिक्षा की चीज़ें होगी। फिर इसमें एक चीज़ और बोली गई है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं, जो अच्छी क्वालिटी के प्राइवेट स्कूल हैं, उनको एक सरकारी स्कूल का जिम्मा दिया जाएगा कि आप उसको देखें, एंड उस दोनों के रिसोर्सेज को भी एक दूसरे से यूज करेंगे, शेयर करेंगे, बेरोक-टोक इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके का एक है। तो अभी अगर इस तरीके का हो जाएगा तो निजी और सरकारी स्कूलों में कोई कमी रह ही नहीं जाएगी, क्योंकि अगर एक सरकारी स्कूल निजी स्कूल के साथ कोलैबोरेट कर लेगा तो बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं हमारे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। वही चुनावी खबरें हैं जहाँ हमें उतना नहीं ध्यान देना है।
कहाँ से लोग बातें ले आते हैं पता नहीं चलता। यहाँ पर एक थोड़ा-सा हास्यपात मतलब हँसने वाला थोड़ा-सा मुद्दा है, बट कहीं न कहीं सोचने वाला भी है। पत्नी ने नहीं बताया किसे दिया वोट तो घर से निकाल दिया। ये बात उत्तर प्रदेश की बरेली की है, जहाँ पर इस तरीके से हुआ। अब देखिए, हालाँकि इस खबर से इतना ज़्यादा हमें आपको क्या ही लेना देना है, बट कहीं न कहीं बड़ी बात ये है कि सबका अपना अधिकार है, वो चाहे पुरुष हो या स्त्री। उनका अधिकार है, वो अपने वोट को आपसे शेयर करें ना करें, वेदर यू आर मतलब या तो आप उनके हस्बैंड हैं, आप बच्चे हैं, आप उनके पिता हैं, आप भाई हैं, उनका खुद की सोच है। वो अगर नहीं बता रही है तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए। हालाँकि थोड़ा-सा हास्यास्पद ये मतलब बात है, बट कहीं न कहीं एक विचारधारा को भी दर्शाता है कि हमें सबका सम्मान करना चाहिए। बाकी मुफ़्त के चक्कर में पट्टी सुधर जाएगी आपूर्ति बिजली की। अभी आपने देखा होगा कि जो भी आता है कि हम इतने 300 जो वॉट है वो फ्री दे देंगे, हम आपका आधा माफ़ कर देंगे। ये जो चल रहा है ना फ्री वाला, उसमें जो अपना बिजली विभाग है या इस तरीके की जो मतलब पावर मंत्रालय है, उसने बोला है कि इस तरीके से तो फिर हम लुट जाएँगे। कब तक कितनी भी बिजली देंगे? फिर तो यही होगा कि बिजली हम मुफ़्त देने की बात करेंगे और बिजली हम देंगे ही नहीं। तो ये बात सोचने की है कि सही है, सबको मुफ़्त बिजली मिलेगी, बट बिजली ही नहीं आ रही है। तो मतलब बत्ती ही गुल है तो फिर क्या होगा इसका मतलब? क्योंकि ओवरलोडिंग हो जाएगी, सब लोग अनाप-शनाप तरीके से यूज़ करेंगे, रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे। हर एक चीज़ में रिस्ट्रिक्शंस, रेगुलेशंस होने चाहिए। फ्री के अगर जो भी थोड़ा बहुत भी समझदार इंसान होगा, वो हर एक चीज़ को फ्री नहीं पाना चाहेगा। वो कुछ मानकों के आधार पे चीज़ों को मिलना चाहिए। जिनको ज़रूरत है उनको आप कटौती कर दीजिए, उनको आप थोड़ा-सा असिस्ट कर दीजिए, बट आप इस तरीके से एकदम से फ्री कर देने की वाली बात मत कीजिए। बाकी जैसे आपको पता ही है कि स्मार्ट मीटर्स लग रहे हैं। स्मार्ट मीटर्स मतलब होता है कि जैसे हम रिचार्ज करते हैं ना फ़ोन में, कि हमने अगर मान लीजिए कोई हमारी सिम है किसी भी सेल्युलर कंपनी की, उसमें हमने 1 महीने का रिचार्ज किया, तो 1 महीने के बाद हमारी सारी सेवाएँ खत्म कर देता है वो। ऐसे ही अब स्मार्ट मीटर्स लगेंगे कि आप उसमें प्री रिचार्ज करेंगे, पहले रिचार्ज कर लेंगे, फिर आप जैसे ही बिजली खर्च करेंगे, आपका वैसे ही पैसा खर्च हो जाएगा। जैसे ही आपका बैलेंस खत्म, आपकी बिजली खत्म। तो आने वाले समय में इस तरीके, और जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वो इसी तरीके से स्मार्ट मीटर्स लगा रहे हैं। तो एक तरफ आप बोलते हो कि हम पूरे देश को स्मार्ट मीटर से जोड़ेंगे, दूसरी तरफ आप जब चुनावी माहौल आता है तो आप बोलते हो कि हम फ्री बिजली देंगे। तो इस पे थोड़ा विचार करने की चीज़ है। चलिए कोई नहीं, नज़दीक जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं वो बहुत अच्छे से सोच रही हैं। बाकी अभी फिर से वही बातें, चुनावी बातें। यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, मैंने बोला था ना कि हिजाब प्रकरण को लेके लोग अलग-अलग ढंग से बातें करेंगे। यहाँ पे एक नया केस आया है। मैं सिर्फ़ आपको एक एस्पेक्ट बता रहा हूँ कि चीज़ें कहाँ से सोची जा सकती हैं। बाकी मेरा किसी धर्म और को क्षति पहुँचाना या ब बोलना मेरा कोई मतलब ऐसा नहीं है। मैं सारे धर्मों का प्रॉपर्ली सम्मान करता हूँ। पगड़ी, चूड़ी, बिंदी, क्रॉस भी धार्मिक प्रतीक है। पर सिर्फ़ हिजाब पर ही रोक क्यों? इस तरीके के लोग आ गए। आपको पता ही है कि जो लोग फॉलो सिखिज़्म है, उसमें जो उनके अनुयायी हैं, वो इन चीज़ों को 5 चीज़ों को पहनते हैं। तो आपको पता ही है 5 का उनका रहता है, पगड़ी, चूड़ी, बिंदी, क्रॉस ये। तो बोले ये भी तो सारे धार्मिक प्रतीक हैं, फिर इन पे रोक क्यों नहीं लग रही है? हिजाब पे रोक क्यों लग रही है? तो एक नया एस्पेक्ट है, और आप सोचिए कि भाई बात तो कहीं न कहीं सही है, या तो फिर इन पे भी आप कुछ मतलब रोक लगाइए या कुछ नकेल कसिए। तो चलिए, ये एक मुद्दा था, इस पे ज़्यादा विचार क्या ही कर सकते हैं। एंड आपके लिए बता दूँ कि इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आप सोचो कि एग्ज़ाम्स में आ रहे हैं तो नहीं आएँगे, क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल एंड रिलीजियस इश्यूज़ हैं। आप हो सकता है कि जब हम एग्ज़ाम दें तो बायस्ड हो जाएँ, तो इस वजह से ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। बाकी बप्पी दा ने देवी-देवताओं के नाम पर रखे थे अपने आभूषण, अब उनकी आज आपको पता ही है कि कल उनका देहांत हो गया था, तो उनके बारे में बहुत कुछ बताया जाएगा। बहुत सारे गाने उन्होंने गाए हैं, 180 से भी ज़्यादा गाने गाए हैं। अब यहाँ पर एक शोध भी दिया गया है कि खर्राटे लेते हैं तो सतर्क रहें, क्योंकि खर्राटे के टाइम पे हमारे शरीर को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। उससे बचने के लिए सीपीएपी एक मशीन करके आती है, जो कि हमारी मतलब श्वसन प्रक्रिया है उसको बहुत अच्छे से मैनिपुलेट करती है। वो डिवाइस है, उसको बताया गया कि ये हम लेके कर सकते हैं। बाकी आगे बढ़ लेते हैं। आगे हमारा जो आज का क्या हो गया? सॉरी इतनी इतनी देर करने के लिए। एक्चुअली थोड़ा-सा हैंग हो गया था आई थिंक अपना सिस्टम। चलिए बात कर लेते हैं बिज़नेस की। तो बिज़नेस में हम 3 चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं। सोना कितना हुआ? तो सोना 49,254 रुपए, 50,000 के करीब ही पहुँचने वाला है। चाँदी 63,000 रुपए की है, और जो डॉलर है वो 75.7 पैसे के अराउंड हो गया है।
एक चीज़ यहाँ पे फिर से आ गई है, खाद्यान्न पैदावार 31 करोड़ टन से अधिक रहने का अनुमान। तो इस बार जो हमारा मतलब एग्रीकल्चर विभाग है, उसने बोला है कि इस बार कृषि मंत्रालय उसने बोला है कि हमारा खाद्यान्न जो है, क्योंकि बहुत अच्छी गेहूँ की पैदावार भी होगी और बहुत सारा जो तिलहन का है वो रिकॉर्ड तोड़ इस बार पैदावार होने वाला है। बहुत अच्छा मौसम भी इस बार रहा है, तो अनुमान है। और जितना हमारा पैदावार हो रहा है, सरकार से बस यही गुजारिश है कि आप उसको सही से उसको रख रखाव की कोशिश करें, आप अच्छे अच्छे वेयर हाउसेस को बनवाइए। बाकी आपको पता ही है कि जब हमारा कोई मतलब देसी ट्रूप या देसी जो मतलब एक ऑफिशियल ट्रूप कहीं दूसरे देश में जाता है तो कुछ अपने समझौते लेके आता है। तो भारत और यूएई के बीच में समझौते हुए हैं अभी भारत सरकार के बीच और उसके बीच में। तो उसमें टेक्सटाइल, लेदर उत्पाद, जेम्स ज्वेलरी वगैरह वगैरह के उसमें हो रहे हैं। तो ये कॉमनली चलते रहते हैं। बाकी इसके बाद चीन से आयात 20% तक घटाएगी पीएलआई। अभी देखिए, चीन से जो भी आयात होगा, अगर आप किसी चीज़ का निर्माण कर रहे हैं और वो उसका निर्माण, जैसे मान लीजिए कि पीएलआई क्या है, पीएलआई का मतलब होता है उत्पादन आधारित प्रोत्साहन, मतलब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। तो वो कहता है कि आप कुछ चीज़ प्रोडक्ट कर रहे हैं भारत में ही, तो आपको उसमें आपको थोड़ा सा प्रोत्साहन दिया जाएगा, आपको कर छूट दिया जा सकता है, आपको मटेरियल छूट दी जा सकती है। लेकिन अगर आपका वो मटेरियल चीन से आता है तो आपको 20% तक पीएलआई कम हो जाएगी, ये बोला है भारत सरकार ने। इसके बाद नेक्स्ट है, एयर इंडिया को सबसे उन्नत विमान कंपनी बनाएंगे चंद्रशेखरन। आपको वह भी पता है कि एयर इंडिया को टाटा ग्रुप ने खरीद लिया है, अभी टाटा ग्रुप एयर इंडिया हो जाएगा। इसके बाद चंद्रशेखरन क्या है, टाटा ग्रुप के सीईओ हैं, समझ में आ गया, मतलब वो उनके पूरे कर्ता धर्ता वही हैं, चेयरमैन जिनको बोल सकते हैं वो चंद्रशेखरन है। मैंने आपसे एक दिन डिस्कस किया था कि अभी जो उनके टेक्निकल एस्पेक्ट्स के चीफ बनाए गए हैं वो कौन है। तो प्लीज़ आप अगर आप पढ़ रहे हैं तो कमेंट में बताइएगा कि टाटा जो ग्रुप है उसमें एयर इंडिया के जो टेक्निकल एविएशन ग्रुप के जो चीफ हैं उसको वो किनको बनाया गया है, तो बताइएगा। तो चंद्रशेखरन का नाम याद रखना है, एयर इंडिया के वो भी क्या कहते हैं चेयरमैन है। बाकी ओमिक्रॉन कम हो रहा है, अभी कोरोना कम होगा, जो पाबंदियाँ थी वो ख़त्म होगी, तो हमारी जो इकोनॉमी है वो फिर से ट्रैक पे आ जाएगी। बाकी अगर विचार की बात करें तो विचार में आज वही चल रहा है, फिर पकड़ सकती है अर्थव्यवस्था की रफ्तार। तो पता ही है, डिजिटल अर्थव्यवस्था ने बहुत कुछ बदलाव ला दिया है और हम जैसे यूट्यूबर्स को बहुत सारा मौका मिल रहा है कि आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करें, आपके साथ जो हमारे थोड़ा बहुत आता है आपके साथ शेयर करें, एंड जितनी फ़ायदा हो सकता है, जितना देर आपके साथ समय दे सकते हैं उसमें भागीदारी बने। बाकी विचार विमर्श में भी ये आया है कि ऑनलाइन मतदान की भी सुविधा होनी चाहिए। चीज़ें धीरे धीरे करके बदलाव आएगा, अपने देश में भी आएगा, बहुत अच्छे तरीके से आएगा। इसके बाद सॉरी पर्यावरण को आपको पता ही है कि पूरा इंटायर वर्ल्ड पर्यावरण पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, क्योंकि अगर पर्यावरण ही नहीं रहेगा तो हम कैसे रहेंगे। तो उसमें बोला गया कि सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रतिबंध लगाना है, उस पर भी थोड़ी सी बात विचार विमर्श किया गया है। नॉर्मल बातें की गई हैं, कुछ ऐसा नहीं किया गया है, बट हाँ एक कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि हमें करना चाहिए, क्योंकि हम थोड़ा बहुत निग्लिजेंस दिखाते रहते हैं ना पर्यावरण चीज़ें कि यार ऐसा है, ठीक है चलता है। तो अगर आप कुछ ऐसा देखते हैं तो ठीक है चलता है के रवैये को थोड़ा सा दूर रहिए और कुछ कीजिए। बाकी एक ये खबर आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा कि हस्तिनापुर, आपको पता ही है कि महाभारत कालीन पे जब उस समय होता था तो हस्तिनापुर एक राज्य था और वहाँ पे महाभारत जैसे बहुत बड़े एपिसोड्स भी लिखे गए हैं। तो उसमें हस्तिनापुर की 69 ईयर्स के बाद फिर से उत्खनन, मतलब वहाँ पे खनन करना शुरू हो गया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे हमें प्राचीन इतिहास के जो मोनूमेंट्स हैं, साक्ष्य हैं, वो मिल सकते हैं। तो खुदाई चल रही है, देखते हैं, और बोला भी जा रहा है कि यहाँ से हमें प्राचीन इतिहास के गौरव को जानने का मौका मिलेगा। तो ये चीज़ है एक, ये हम टाइम पे जब ये होता रहेगा, कोई नई चीज़ जिसमें हम अगर पा लेंगे, पुरातत्व विभाग की अगर टीम जिसमें कुछ पाती है तो हम न्यूज़ में ज़रूर आएगी, उस टाइम पे हम उनको सही से अच्छे से हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये था 17 फरवरी का न्यूज़पेपर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बाकी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।